अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं का विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हैं। आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम हैं। 8वीं के टॉपिक ध्वनि के ऊपर आज हम अपनी चर्चा शुरू करें इसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम तथा विषय को जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे स्लोगन के साथ आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि पर हम एक सार्थक चर्चा करें और उसके लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम। नमस्ते बच्चों, जैसे कि हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के सभी अध्याय को ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारा जो अगला अध्याय है जिसका नाम है ध्वनि, यह हमारे विज्ञान विषय का 13वां चैप्टर है। आज हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। पिछले चैप्टर में हमने बल, दाब और घर्षण के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। लेकिन अब हम इससे हटकर एक नया हमारा बहुत ही रोचक विषय है ध्वनि, उसके बारे में जानेंगे। ध्वनि के बारे में आप भी बहुत कुछ परिचित होंगे और बहुत सी ध्वनियों को आपने सुना होगा। इनमें से कुछ ध्वनि आपको बहुत मधुर लगती होंगी और कुछ ध्वनियां बहुत ही कर्कश यानी ऐसी लगती होंगी कि आप उनको सुनना ना चाहें। लेकिन विद्यालय की घंटी की आवाज आपको जरूर मधुर लगती होगी जब वो छुट्टी के लिए बजती है, या फिर जब आपका कालांश बदलता है तब आपने उस ध्वनि को सुना होगा। तो क्यों ना हम वहीं से अपने विद्यालय की सुनने जाने वाली ध्वनियों से ही अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया कि जब आपका कालांश यानी कालखंड बदलता है तो उसके लिए आपको एक घंटी सुनाई देती होगी। और आमतौर पे विद्यालयों में एक लोहे का जो कहा जाए लोहे के ऊपर पीट करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उस ध्वनि से हम सभी परिचित हैं। और फिर प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि आखिर हम उस ध्वनि को यानी उस आवाज को हमने कैसे सुना, ये हमारे तक कैसे पहुंचती है। इसी तरीके से मोबाइल बजता है, उसकी आवाज भी हम दूर बैठकर ही सुन लेते हैं। तो ये सारी ध्वनियां हमें कहां से सुनाई देती हैं? दरवाजे पर कोई नॉक करता है, हम उसको अंदर है और हमें सुनाई देता है और हम सुनते हैं, जाते हैं और दरवाजा खोल के देखते हैं। अगर हमें ये ध्वनि ना सुनाई दे, अगर हो सकता है डोरबेल बजाई जाए, उसकी भी हमें आवाज सुनाई देती है। इसी तरीके से अगर आपने आंख मिचौली वाला खेल तो अवश्य खेला होगा, जिसमें आंख पे पट्टी बांधी जाती है और बाकी बच्चे केवल ध्वनि के द्वारा पहचान कराने की कोशिश करते हैं। और जिसकी आंख में पट्टी बंधी होती है उसको उस वक्त दिखता कुछ नहीं है, लेकिन वह ध्वनि के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियां अपने आसपास सुनते हैं, और अगर हम उनको ना सुन पाए तो हमें कैसा महसूस होता है, या कौन से ऐसे कारण हैं जिनके माध्यम से हम ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है, या ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, या इसको हमारे कान इनको कैसे सुन पाते हैं। इसी तरीके से एक प्रश्न ये भी बनता है कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में अंतर क्यों होता है, कोई अधिक प्रबल महसूस होती है, कुछ कम प्रबल महसूस होती है। तो ये जो चैप्टर है हमारा ध्वनि, ये इन्हीं सभी प्रश्नों को समाधान करता है। एनसीईआरटी का ये चैप्टर भी प्रयोगों पर आधारित है बच्चों, और इसमें जो भी प्रयोग दिए गए हैं वो इतने सरल हैं कि आप उनको घर पर रहकर बिना किसी अतिरिक्त साधन के कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कुछ प्रयोगों के बारे में आपको बताऊं, लेकिन करना तो बच्चों आपको ही है, ताकि आप उसको तभी अच्छे से महसूस कर पाएंगे। इसलिए इनको आप अवश्य करके देखें और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको दृढ़ करें। तो चलिए अब इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न जो उठ रहा है बच्चों कि ध्वनि आखिर कैसे उत्पन्न होती है, सबसे पहला प्रश्न जो हम जानने का प्रयास करेंगे। इसको जानने के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग घर में करके देखिए, या आप स्कूल में भी करके देख सकते हैं बच्चों। आपने जो घंटा देखा है जिसपे हथौड़ी मार करके
स्कूल में घंटी बजाई जाती है, उसको यदि आप थोड़ी देर जब घंटी बजाई जाती है उसको छुए प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि उस जो लोहे का है उस पर हल्का कंपन होता है। आप इस प्रयोग को घर पे भी करके देख सकते हैं। कोई धातु की कोई बर्तन है या कोई कढ़ाई है, उसको आप लटका लीजिए और उसको किसी दूसरे वस्तु से प्रहार करें, तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी। लेकिन उस ध्वनि को उत्पन्न होने का कारण जानने के लिए अगर हम उसको छूते हैं तो वो कंपित हो रही होगी। अगर हम उसको पकड़ लें तो ध्वनि भी अपने आप बंद हो जाएगी। इसी तरीके से आप एक और छोटा प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई थाली है, उस थाली में आप थोड़ा सा पानी भर लें और जैसे ही हम उस थाली को एक चम्मच से हल्का सा प्रहार करते हैं तो थाली से क्या होगी, आवाज आएगी। जाहिर बात है, दूर बैठा बच्चा, अगर हम कक्षा में भी इस प्रयोग को करें तो दूर बैठे बच्चे भी आवाज को सुन लेंगे। लेकिन हर बच्चा को यह जानना कि ये ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई, इसको समझने के लिए आवश्यक होगा कि उस थाली को वह छूकर देखे। अगर थाली को छूकर देखेंगे तो वो थाली हमें कंपित होती हुई महसूस होती है बच्चों। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये कंपन समझ में नहीं आते, तो अगर हम थाली में थोड़े से गेहूं के दाने या इसी तरह की कोई हल्की बीज डाल देते हैं और जैसे ही हम कंपन करते हैं तो वो अपने स्थान पर विस्थापित होते हैं, अपने स्थान पे ये गति करते हैं। तो इनको देखकर भी हमें थाली में होने वाले कंपन का पता चल जाता है। इसी तरीके से बच्चों, यदि हमने थाली में थोड़ा पानी भर दिया और फिर हमने कंपन किया उसको, तो क्या देखेंगे आप, जो पानी होगा उसमें लहरें सी बनने लग जाएंगी या पानी में कुछ तरंगे हमें दिखाई देने लगेंगी। तो ये सारी चीजें इस बात को इंगित करती हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु में कंपन का होना आवश्यक होता है। अर्थात वस्तु में होने वाले कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। इसी तरीके से एक प्रयोग और भी आपकी पुस्तक में दिया गया है, चित्र 13.3 में। अगर आपके पास पुस्तक अभी उपलब्ध है तो आप उसको देखें। हम रबड़ सबने देखी है। उस रबड़ को यदि हम जोर से खींचकर किसी बिंदुओं पर बांध दें और उसको बीच से हल्का सा खींचकर विस्थापित करें, हटाने की कोशिश करें, तो क्या होगा, हम उस रबड़ को देखेंगे, छुएंगे तो रबड़ कैसी होगी, कंपन करेगी और उससे ध्वनि भी उत्पन्न होती है। जैसे ही हम रबड़ को पकड़ लेंगे, कम आवाज निकलना भी, ध्वनि निकलना भी बंद हो जाती है। तो ये जो कंपन उत्पन्न हो रहा है, यही ध्वनि उत्पन्न होने का बच्चों कारण होता है। अब प्रश्न एक मन में आता है कि ये कंपन क्या है। ठीक है, कंपन को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में भी अवश्य पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु है अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे या ऊपर नीचे जब होती है, इधर उधर होती है, तो क्या कहलाता है, उसकी ये गति जो है वो कंपन उत्पन्न करती है या कंपन कहलाती है। जैसे एक लट्टू है, उसको हम टांग दें और अपनी जगह से उसको विस्थापित करें तो वो क्या होगा, अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे होना प्रारंभ कर देगा। तो ये जो गति हो रही है, इसी को हम कहते हैं बच्चों कंपन। ठीक है। और यही कंपन जो है, कोई भी वस्तु जो कंपायमान होती है और ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसमें यही कंपन होते हैं। अर्थात वो अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे या इधर उधर होती है और उसकी इसी कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यानी ध्वनि का जो है संचरण होने लग जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रयोग करके हम देख सकते हैं, कंपन को भी हम महसूस करते हैं। और जैसे ही हमने कंपन कोई वस्तु को जो कंपन कर रही है उसको पकड़ लिया तो क्या होगा, कंपन होना बंद हो जाएगा और ध्वनि भी उत्पन्न होनी बंद हो जाएगी। इसको आप एक रोचक उदाहरण से भी जान सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब मोबाइल बजता है तो वो कैसे कंपायमान होता है। आप उसको छूकर देखिए, जब उसकी बेल आती है, रिंग आती है, तो उसको जब आप छू के देखेंगे तो वो कंपित होता हुआ मिलेगा, कंपन करेगा। तो ये क्या है, मोबाइल के द्वारा जो कंपन किया जा रहा है उसी कारण वो ध्वनि उत्पन्न
हो रही है। तो इस तरीके से हम कंपायमान वस्तुओं को देख सकते हैं और उनसे होने वाली ध्वनि को अनुभव करते हैं। चलिए, ये तो मैंने कुछ आपको प्रयोग बताए जो आपकी पुस्तक में दिए, उनको आप करके देखिएगा। अब अगली बात आती है कि आपके पुस्तक में एक टेबल भी दी गई है, सारणी 13.1, जिसमें कुछ वाद्य यंत्रों के नाम आपको लिखने हैं और ये बताना है कि उस वाद्य यंत्र का कौन सा भाग कंपायमान होता है, अर्थात कौन सा भाग कंपन करता है जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देती हूँ, वीणा। वीणा आपने देखा होगा, वीणा का जो तार है या जो डोरी होती है, तनित डोरी, वो उसका कंपायमान भाग होता है। उसको हम हाथ से जब खींचते हैं तो वो कंपित होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तरह से तबला जो कि वाद्य यंत्र है, उस तबले में भी एक तनित झिल्ली होती है ना, उसको जब थाप दी जाती है तो वो झिल्ली में कंपन होता है और वह ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी तरह के और भी बहुत से वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि मंजीरा है ना, या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। तो इस टाइप के जो वाद्य यंत्र हैं, उनमें उस भाग को आप पहचानने की कोशिश करिए जो कि ध्वनि उत्पन्न करता है, अर्थात जिसमें कि कंपन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम एक और भी रोचक प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि हम कुछ कांच के गिलास जो हमारे घर में आसानी से उपलब्ध होते हैं, उसमें हम पानी की मात्रा एक बढ़ते क्रम में रखें, अर्थात कि एक गिलास में थोड़ा कम, दूसरे गिलास में थोड़ा अधिक, इस तरीके से हम 6-7 गिलास लें और कम से शुरू करते हुए अधिक गिलास तक धीरे धीरे हम एक चम्मच से या किसी छड़ी से प्रहार करें तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से आप एक जल तरंग उत्पन्न कर सकते हैं। एक बात हमें और ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि जो भी वाद्य यंत्र है, चाहे वो सितार हो, चाहे ढोलक हो या तबला हो या कोई और वाद्य यंत्र, इसमें जो कंपायमान जो वस्तु है या कंपायमान जो भाग होता है वो तो कंपन करता है, लेकिन जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है पूरी, वो केवल अकेले उस कंपायमान वस्तु कारण नहीं होती, बल्कि उस दरमियान जो पूरा वाद्य यंत्र वो भी कंपित हो रहा होता है और जो ध्वनि हमें महसूस हो रही है वो पूरे वाद्य यंत्र के कंपन के कारण ही महसूस होती है। चलिए, हम अगली बात अब जानते हैं। हमारा एक प्रश्न का समाधान यहाँ हो जाता है कि ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, अर्थात ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या हुआ बच्चों? वस्तु का कंपन करना। कंपनों के होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अगली चीज हम देखते हैं कि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, अर्थात मनुष्य में किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको हम, आप जानते हैं एक चैप्टर में मैंने बताया भी था आपको कि हमारे गले में स्वर यंत्र पाया जाता है जिसको हम वाक तंत्र भी कहते हैं या इंग्लिश में इसको लैरिंग्स भी कहा जाता है। तो ये जो हमारे गले में लैरिंग्स पाया जा रहा है बच्चों, यही है आपका, ये जो लैरिंग्स या जिसको हम वाक तंत्र कहते हैं या कंठ भी कहते हैं, यही हमारे ध्वनि उत्पन्न करने का स्रोत होता है। इसको आप अपने गले में हाथ धीरे से प्रेस कर महसूस कर सकते हैं, जो कि उभरा हुआ भाग हमारे गले में होता है। तो इसको अगर आप थोड़ी देर छुए तो महसूस करेंगे कि जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ आवाज करते हैं तो इसमें भी कंपन महसूस हम कर सकते हैं। इस वाक तंत्र में 2 वाक तंतु होते हैं जिसको वोकल कार्ड कहा जाता है, यानी लैरिंग्स में 2 वाक तंतु होते हैं जिनको हम वोकल कार्ड भी कहते हैं। ये वाक तंतु ही, ठीक है ना, यही वाक तंतु जो है वो कंपन उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन वाक तंतुओं की जो झिल्ली होती है वो इस प्रकार से होती है कि इनके बीच में हवा निकलने के लिए एक पतली झिर्री होती है। जब फेफड़ों द्वारा बलपूर्वक वायु को निकाला जाता है और वायु जब इन वाक तंतुओं की उस झिर्री से निकलती है तो ये जो वाक तंतु हैं इनकी झिल्ली में क्या होता है, कंपन होने लगता है और कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है, तो हमारे जो ध्वनि उत्पन्न करने का स्रोत है वो लैरिंग्स में उपस्थित वोकल कार्ड्स
होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी कि हमारे गले से आवाज कैसे निकलती है, यानी हमारे शरीर में ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है। अब इसको हम अगला जो टॉपिक है उस पर जाने से पहले एक चीज और जान लें बच्चों कि ये जो वाक तंतु या लैरिंक्स जो है हमारे गले में, उसकी जो लंबाई है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य में, महिला, पुरुष और बच्चों में इस वाक तंतु की लंबाई में अंतर होता है। पुरुष जो होते हैं, पुरुषों में वाक तंतु की जो लंबाई है, इसको आप याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है बच्चों कि पुरुषों में वाक तंतु की जो लंबाई होती है वो 20 मिलीमीटर होती है। इसकी तुलना में महिलाओं के लिए वाक तंतु की जो लंबाई है वो 15 मिलीमीटर होती है और बच्चों में यह और छोटे होते हैं। तो वाक तंतु की लंबाई में जो अंतर है उसके परिणाम स्वरूप महिला, पुरुष या बच्चों में जो आवाज उत्पन्न होती है उनकी ध्वनि में अंतर उत्पन्न हो जाता है या उनकी ध्वनियों में अंतर होता है इस वाक तंतु की लंबाई में अंतर होने के कारण। तो हम देख सकते हैं कि पुरुषों में के वाक तंतु की लंबाई अधिक है, 20 मिलीमीटर है, महिलाओं की 15 मिलीमीटर है। इसीलिए पुरुष और महिलाओं की जो आवाज है उसमें अंतर हमें स्पष्ट समझ में आने लग जाता है। अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं 13.3, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बच्चों, आप जानते हैं कि ध्वनि जो है वो भी तरंगे ही है, ध्वनि तरंगे। इनको एक स्थान से दूसरे जाने के लिए, दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है और ये माध्यम होते हैं ठोस, द्रव और गैस। मोबाइल की घंटी बजती है तो हमें दूर तक सुनाई देती है। अगर आप कल्पना कीजिए कि कमरे में बिल्कुल भी वायु ना होगी तो हमें उस मोबाइल की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जैसे कि अगर हम कांच के या समझ लीजिए कार में बैठे हैं, ठीक है, तो कांच के शीशे लगे होने के कारण हमें बाहर व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है वो उसकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती। इसी तरह से हम यदि कुछ बोल रहे हैं तो बाहर का व्यक्ति भी नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो कांच की जो हमने बंद कर रखा है तो उसकी वजह से ध्वनि का पारगमन नहीं हो पा रहा। लेकिन वही चीज अब वायु में, ध्वनि जो है एक माध्यम, वायु क्या है, ध्वनि के लिए माध्यम का कार्य करती है ना। तो माध्यम यानी वह है जो कि जिसमें से ध्वनि की तरंगें गुजर सके, ठीक है। जैसे प्रकाश के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से ध्वनि की तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए भी बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है ना। इसी तरीके से जल भी एक माध्यम होता है ध्वनि कोई गुजरने के लिए। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं घर में कि आप कोई टब है या कोई बाल्टी है, उसमें अगर आप अंदर कोई घंटी रख दें या जो आप पूजा की घंटी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसको हम पानी में डाल के बजाएं और अपने कानों को पानी की सतह से थोड़ा ऊपर रखकर ध्वनि को सुनने का प्रयास करें तो हम घंटी की आवाज को सुन पाते हैं। तो इससे ही क्या पता चलता है कि जो जल है वो भी ध्वनि के लिए माध्यम का कार्य करता है। जैसे कि वायु है उसी तरीके से जल भी ध्वनि के लिए माध्यम का कार्य करता है। इसीलिए जल के रहने वाले जीव भी इसी माध्यम के द्वारा सुन पाते हैं। इसी तरीके से जो ठोस है, ठोस भी ध्वनि के लिए महत्वपूर्ण माध्यम होता है। आपने बच्चों जैसे शायद सुना तो नहीं होगा पर एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे रेलगाड़ी की आवाज को हम पटरियों पे कान रख के अगर सुने तो हमें दूर से पता चल सकता है कि रेलगाड़ी आ रही है कि नहीं। तो ये जो लोहे की जो आपकी जो पटरियां हैं यानी ठोस पर जो हमने कान रख के सुना तो हम महसूस कर सकते हैं। तो आप ये जान जाएं कि जो ठोस होते हैं बच्चों, वो ठोस ध्वनि के संचरण के लिए सबसे उत्तम माध्यम होता है या ध्वनि की जो गति है वो सबसे अधिक ठोस में होती है।
क्योंकि ध्वनि के लिए ऐसा माध्यम ज्यादा उपयुक्त होता है जो ज्यादा सघन हो। सघन मतलब जिसके अणु बहुत पास पास हों। जबकि अगर हम द्रव की बात करें या फिर गैस की बात करें तो ये दोनों ही माध्यम ऐसे हैं जहां पर सघनता कम है। अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, जैसे कि वायु है उसमें तो अणु बहुत दूर दूर होते हैं यानी कण। इसी तरह से जल में भी कण दूर दूर होते हैं, जबकि ठोस जो होता है, ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, तो ध्वनि के लिए ठोस एक अच्छा माध्यम होता है जिसमें कि ध्वनि का संचरण तीव्रता से होता है। इसको हम एक प्रयोग द्वारा भी कर सकते हैं। आप किसी टेबल में, चाहे वो लकड़ी की टेबल हो, आप उस टेबल पे कान से टिके और किसी दूसरे मित्र को दूसरे सिरे पर टेबल को थोड़ा सा खुरचने के लिए कहें, तो आप उस खुरचने की आवाज को महसूस कर सकते हैं। तो ये कब संभव हुआ, क्योंकि ध्वनि जो है उस टेबल यानी उस ठोस से होकर आपके कानों तक पहुंच रही है। इसी तरीके से एक ध्वनि को हम मीटर स्केल द्वारा भी कर सकते हैं। एक धातु का एक मीटर स्केल आप देख सकते हैं, प्रयोग चित्र 13.12 में एक प्रयोग या क्रियाकलाप बहुत अच्छा दिया गया है। इसको आप अपने मित्र के साथ आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक धातु का मीटर स्केल है। उस मीटर स्केल का एक सिरा एक लड़का अपने कान पे लगा ले और दूसरे सिरा दूसरे बच्चे के हाथ में दिया जाए और दूसरा बच्चा उस स्केल को थोड़ा सा क्या करे, खुरचने का कार्य करे, घिसे। इस खुरचने की आवाज को जिस बच्चे ने कान में लगा रखा है दूसरा सिरा, उसको सुनाई देने लग जाता है। तो ये क्यों संभव हो रहा है, क्योंकि ध्वनि उस ठोस स्केल के द्वारा उसके कानों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों माध्यम हमने समझ लिए। जहां पर ये तीनों माध्यम में से माध्यम नहीं है या कोई माध्यम नहीं है इनमें से, वहां पर ध्वनि को सुना नहीं जा सकता। अब हम बात करेंगे एक हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों, कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, तो हमें थोड़ा सा कानों के द्वारा जो सुनाई दे रहा है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। बच्चों, आपको कान की संरचना आप अगर पुस्तक में देखें तो हमारे जो कान होते हैं उसकी बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है, फनल टाइप होती है, यानी एक कीप के आकार की आकृति होती है। और इस कीप की आकृति में जब वायु, ये जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगे जब प्रवेश करती हैं, तो ये ध्वनि तरंगे जब प्रवेश करती हैं तो ये एक नलिका से गुजरती है और इस नलिका के ऊपरी सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली पाई जाती है। इस तनित झिल्ली को कर्णपटह कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपटह। एक बार मैं फिर दोहराती हूँ बच्चों, कि जब ध्वनि हमारे कानों में प्रवेश करती है तो एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है, जिसको हम कई बार कान का पर्दा भी कहते हैं, है ना। तो वो झिल्ली जो होती है उसको हम कर्णपटह कहते हैं। यही कर्णपटह जो है वह ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके कंपायमान हो जाता है। अर्थात ये झिल्ली के कंपन, झिल्ली में भी कंपन उत्पन्न हो जाता है ध्वनि के कंपन के कारण, और इसके बाद इस कंपन को या इन संकेतों को वह इनर ईयर यानी जो आंतर कर्ण है वहां तक भेज देता है और वहां से संकेत हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जहां से हमें ध्वनि को हम सुन पाते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी आवाज को सुन पाते हैं। तो हमने देखा कि हमारे कर्णपटह का कितना महत्वपूर्ण रोल है, या हमारे कान का कौन सा भाग कंपायमान होता है, तो वह भाग होता है कर्णपटह। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है 13.5, जो कि है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। चलिए इनको भी थोड़ा देखते हैं। ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या है। ठीक है, आयाम और आवृत्ति के बारे में हम जानें। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु के ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन का होना आवश्यक। ठीक है,
तो कंपन कैसे उत्पन्न होता है? जब वस्तु अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे विस्थापित होती है, तो इसको हम दोलन गति भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सरल चित्र द्वारा समझाने का प्रयास करूं, तो जैसे कि ये हमारा एक लट्टू है, समझ लीजिए आप, एक सरल लोलक हमने बना दिया। इसको अगर हम अपनी माध्य स्थिति से थोड़ा सा क्या करें, विस्थापित कर दें, तो क्या होगा, ये अपनी स्थिति से इधर आएगा। इसी तरीके से वापस लौट करके ये कहां चला जाएगा, वापस इधर आएगा, और इसी तरीके से वापस। तो ये जो अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर ये विस्थापित हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक कंपन हो रहा है। ठीक है ना, या एक दोलन हो रहा है, इसको दोलन गति की भी हम संज्ञा देते हैं। तो यहीं से हमारी आवृत्ति की परिभाषा आ जाती है। देखिए कैसे, एक सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का जो मात्रक है वो होता है क्या, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज कहलाता है, और इसका संकेत हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं आवृत्ति को समझने के लिए। मान लीजिए किसी पदार्थ का जो आवृत्ति है वो 1 हर्ट्ज है, यानी अगर आवृत्ति आपकी कितनी है, 1 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 1 सेकेंड में वो एक कंपन या एक दोलन करता है। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने बताया कि आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। 1 सेकेंड में कितने दोलन हो रहे हैं वो आवृत्ति कहलाएगी। यदि 1 सेकेंड में 1 दोलन हो रहा है तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 1 हर्ट्ज हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हम ये कहें कि 1 सेकेंड में 20 दोलन हो रहे हैं, 1 सेकेंड में यदि 20 दोलन हो रहे हैं तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज। तो इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल प्रश्न भी आता है आपको तो आप उसको कर लीजिएगा। इसके बाद अगली चीज हम जानते हैं आयाम क्या होता है, क्योंकि आवृत्ति और आयाम ये दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं बच्चों विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में अंतर को पहचानने के लिए। क्योंकि जो हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हम सुनने में मिलती हैं उनमें हमें बहुत अंतर महसूस होता है। हम उनको हमारी जो चिर परिचित चीजें होती हैं उसको हम ना भी देखें लेकिन हम ध्वनि के माध्यम से पहचान लेते हैं। तो ये जो ध्वनि को विशेषता प्रदान कर रहे हैं ये दो कारक जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें एक है आवृत्ति और दूसरा है आयाम। अब हम आयाम पर की बात करते हैं कि आयाम क्या चीज है। बच्चों, ध्वनि की जो प्रबलता है, कोई भी ध्वनि है उसकी जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। इसको मैं एक छोटा सा चित्र बना रही हूं आपके लिए, वो आपके सिलेबस पे तो नहीं है पर आपको आयाम को समझने में सहायक होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि ध्वनि जो है वो तरंगों के रूप में जाती है, ध्वनि तरंगे हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपका एक ध्वनि उत्पन्न हुई और ये पूरा उसका एक कंपन है, एक दोलन है पूरा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर ये वापस कहाँ आ गई है, 0 पर ही आ गई। यहां पर ये जो ध्वनि ऊपर गई फिर नीचे गई, ये जो इतनी दूरी जो कहला रही है इसको हम बोलते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इन ध्वनि तरंगों का जो आयाम है वो ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। कैसे, यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात ध्वनि की जो प्रबलता है वो समानुपाती होगी किसके, आयाम के वर्ग के। आयाम यानी ए से हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। अर्थात अगर आयाम आपका जिस बढ़ेगा तो अब जो प्रबलता है वो भी बढ़ेगी। अगर आयाम को हम दुगना कर दें तो प्रबलता कितनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर हम आयाम को दुगना करें तो प्रबलता भी 4 गुना बढ़ जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात कि आयाम को यानी प्रबलता को की इकाई क्या है।
जैसे अभी हमने आवृत्ति की इकाई पढ़ा था कि आवृत्ति को हम हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, इसकी यूनिट हर्ट्ज है। इसी तरीके से जो प्रबलता है उसकी है डेसिबल। डेसिबल इसकी इकाई होती है, ठीक है, जिसको हम सांकेतिक भाषा में डीबी भी कहते हैं। यानी ध्वनि की जो प्रबलता है उसके आयाम पर डिपेंड करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कितने प्रबलता की ध्वनि हमारे लिए अच्छी है। तो सामान्य जो श्वास है हमारी, आपके एक टेबल पुस्तक में दी गई है, सामान्य श्वास जो हम लेते हैं उसकी प्रबलता है 10 डेसिबल, यानी सब बहुत कम है। इसी तरह से यदि हम धीमे बात कर रहे हैं तो 30 डेसिबल है। सामान्य बातचीत या वार्तालाप करते हैं तो उसकी प्रबलता 60 डेसिबल है। व्यस्त यातायात है, यातायात काफी रश है तो 70 डेसिबल है। और औसत फैक्ट्री की है 80 डेसिबल। यहां पर ये ध्यान रखना हमें कि 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता की जो ध्वनि होती है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, हमारे कानों के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती है। तो 80 डेसिबल तक की ध्वनि तो सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद की ध्वनि हमारे लिए डेंजरस हो जाती है, कष्टदायक होती है। तो ध्वनि की प्रबलता हमारे आयाम पर निर्भर करती है। लेकिन आवृत्ति जो है, ध्वनि की आवृत्ति, वो उसकी ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। कोई ध्वनि कितनी तीक्ष्ण है या तारत्व जिसको हम कह सकते हैं, उसका निर्धारण आवृत्ति से होता है। आवृत्ति क्या है? कंपनों की संख्या है। एक सेकंड में जितने ज्यादा कंपन होंगे आवृत्ति उतनी अधिक होगी, और जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतना अधिक तारत्व या तीक्ष्णता होगी। ठीक है, इस प्रकार हम इस चीज को समझ लें कि आवृत्ति कंपनों की संख्या, यानी जितने अधिक कंपन उतने अधिक आवृत्ति। ठीक है, और जितनी अधिक आवृत्ति उतना ज्यादा उसका तारत्व होगा, यानी ध्वनि की तीक्ष्णता होगी। तो अधिक आवृत्ति तो अधिक तीक्ष्णता। ठीक है, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि किनकी तारत्व ज्यादा है। जैसे कि ढोल है। ढोल आपने सबने सुना होगा। तो ढोल की जो आवृत्ति होती है वो मंद होती है, मंद आवृत्ति से कंपित होता है, तो उसका तारत्व भी क्या होगा? कम तारत्व होगा। ठीक है, दूसरी ओर सीटी की आवाज जो होती है, सीटी की जो आवृत्ति है वो अधिक है, तो उसकी तारत्व या तीक्ष्णता भी क्या है? अधिक होती है। इसी तरह से पक्षी जो है वो भी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर की दहाड़ की ध्वनि कैसी है? मंद तारत्व की होती है, लेकिन शेर की दहाड़ में प्रबलता अधिक होती है। प्रबलता यानी आयाम। ठीक है, तो आवृत्ति और आयाम ये दो अलग अलग कारक हैं जो कि ध्वनि में अंतर करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी कारण महिला और पुरुष की आवाज में भी हमें अंतर महसूस होता है। बच्चे की जो आवाज की आवृत्ति है वो वयस्क की आवाज की आवृत्ति से कैसी होती है? अधिक होती है। जबकि एक महिला की जो आवाज है वो किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की होती है तथा अधिक तीखी होती है। तो इस प्रकार से आवृत्ति और आयाम के आधार पर हम विभिन्न ध्वनियों को पहचान सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे उसका वो है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां। इसको भी देख लें हम कि श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि क्या है। श्रव्य मतलब जिसको हम सुन सकें वो होगी श्रव्य, और जो ना सुन पाए वो हो जाएगी अश्रव्य। अब प्रश्न ये उठता है कि किस रेंज तक की ध्वनियां श्रव्य हैं और किस रेंज की अश्रव्य हैं। हमारे जो कान है बच्चों वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। इसी प्रकार 20,000 हर्ट्ज तक की भी आवृत्ति को, इससे अधिक की आवृत्ति को भी नहीं सुन सकते हैं। अर्थात हमारे जो सुनने की परास है यानी सीमा जो है वो 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम की होती है। तो 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनियां हैं जिनको हम नहीं सुन पा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य मतलब जिनको हम नहीं सुन सकते वो कहलाएंगी अश्रव्य ध्वनियां, जैसे कि 20,000 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि। और श्रव्य ध्वनि कौन सी होगी? जो कि 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम होंगी, वो हमारी कैसी ध्वनियां हो जाएंगी बच्चों? श्रव्य ध्वनियां।
एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी जाने कि कुछ ऐसे उपकरण भी हैं बच्चों जो कि 20 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि पे काम करते हैं। जैसे कि हमारा अल्ट्रासाउंड जो उपकरण होते हैं, आपने मेडिकल क्षेत्र में इनका नाम शायद सुना हो। ये अल्ट्रासाउंड जो उपकरण है, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करने वाले उपकरण होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं शोर तथा संगीत क्या है। शोर और संगीत के बारे में हम सब जानते हैं बच्चों, हमने महसूस किया है कि शोर क्या है और संगीत क्या है। आपने वाहनों का शोर तो अवश्य सुना होगा कि कई बार हम भीड़ में फंस जाते हैं और बहुत तेज कर्कश ध्वनि हमें सुनने मिलती है। इसके विपरीत यदि हम किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि सुन रहे हैं जो कि हमें प्रिय होती है, तो वो ध्वनि कैसी कहलाएगी? सुस्वर ध्वनि, यानी हमें बहुत अच्छी महसूस होती है और हमें कानों को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इनकी ध्वनि अगर बहुत तीव्रता से उत्पन्न हो, तो वो ध्वनि भी हमारे लिए फिर कर्कश हो जाती है। जैसे अगर एक बच्चे की आवाज हम सुनते हैं तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन एकाएक यदि अधिक सारे बच्चे एक साथ बोलने लग जाते हैं, तो हमें वो हमारे लिए कैसी ध्वनि हो जाती है? शोर में बदल जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शोर और जो संगीत है उसको हम पहचान सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जैसे कि जल प्रदूषण होता है, जैसे कि वायु प्रदूषण होता है, वैसे ही ध्वनि प्रदूषण भी होता है। अनावश्यक रूप से जो हॉर्न बजाए जाते हैं वाहनों के, उसके कारण बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। बहुत से वाहन भी बहुत ही कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो कि वायु प्रदूषण का कारण होता है। कई बार हमारी जो दिनचर्या है वो भी गलत होती है, जिसकी वजह से हमारी आदतें गलत होती हैं, जिसकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। जैसे कि पटाखे जब फोड़े जाते हैं तो काफी अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि बहुत ही कानफोड़ू टाइप की, जिसे हमें कहते हैं कानफोड़ू ध्वनि होती है, जो हमें बहुत ही अप्रिय लगती है और बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण हो जाती है। विस्फोट है या मशीनें या लाउड स्पीकर जो आजकल बहुत उपयोग किए जाते हैं, वो भी बहुत अधिक कहा जाए कि ध्वनि प्रदूषण का कारक बनते हैं। ऊंची आवाज में चलाए जाने वाले टेलीविजन है, ट्रांजिस्टर है, रसोई घर के कई उपकरण हैं। आपने महसूस किया होगा कि बहुत से उपकरण हैं, जैसे कूलर है हमारा, कूलर भी बहुत अधिक आवाज कई बार करता है। तो ये सभी कैसे हैं? ये ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? ये तो हम सभी महसूस करते हैं कि जब हमें बहुत ही अप्रिय ध्वनि सुनने मिलती है तो हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत तनाव महसूस होता है। कई बार अधिक ध्वनि हमारे अनिद्रा का कारण भी बनती है, चिंता का कारण भी बनती है और स्वास्थ्य संबंधी कई विकार जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। और बहुत अधिक, जैसा भी हमने बताया कि 80 डेसिबल तक के ऊपर की जो ध्वनि है उसको सुनने से कई बार हमारे कानों का बहरापन भी हो सकता है। अब बात आती है कि हम इन ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के लिए क्या करें, माने सीमित करने के क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप हैं उनको आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित किया जाए। इसी तरह से टेलीविजन है तथा जो संगीत निकाय है उनकी जो ध्वनि की प्रबलता है उसको क्या किया जाए? कम रखा जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इससे कुछ हम प्रोजेक्ट वर्क भी देखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क भी हमें जानना जरूरी है। इसमें जो आपके प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं वो बहुत कुछ आपके क्रियाकलाप जो आपने पुस्तक में दिए गए हैं ऑलरेडी, उसी पर आधारित हैं। जैसे कि आप कुछ भारतीय संगीतज्ञों और उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाई। ये बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट हो सकता है बच्चों आपके लिए। आप अपने देश के कुछ जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं, है ना, जैसे कि तबला वादक है या क्या कहलाता है, वीणा है वादक है या सितार वादक है ना, तो उनके नाम एकत्र करें और उनके द्वारा कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए गए हैं या कौन सा वाद्य यंत्र उनके द्वारा बजाया जाता है उसकी एक सूची बना सकते हैं। आप चाहे तो उन वाद्य यंत्रों की फोटो अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप अपनी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है आपका। इसी तरीके से एक और मजेदार गेम है कि आप खिलौना टेलीफोन बना सकते हैं। खिलौना टेलीफोन इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जब हमने डोरी, आप दो डिस्पोजल के कप होते हैं उसको लेकर के उसमें डोरी लगा दीजिए और कप का एक सिरा आपका एक छात्र अपने कान में लगाए और दूसरा सिरा
दूसरा बच्चा अपने मुंह से कुछ बोले तो आपके पास तक वो ध्वनि पहुंचेगी। तो इस प्रोजेक्ट को करके भी आप ध्वनि से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहीं पर बच्चों समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।